स्टार्ट। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज मानवता के सामने सबसे बड़ी सामूहिक चुनौती जलवायु परिवर्तन की है। यह एक ऐसी समस्या है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यह हम सभी को प्रभावित करती है। विनाशकारी बाढ़ से लेकर समुद्र के बढ़ते स्तर तक जलवायु परिवर्तन से हमारी दुनिया को खतरा है। चिंता की बात यह है कि भविष्य में जो सामने आने वाला है उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ही दुनिया भर के नेता दुबई में आयोजित COP28 में एकत्र हुए। ऊर्जा परिवर्तन और जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता से लेकर हमारी अर्थव्यवस्थाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तक सब कुछ इस COP के मेनू में है। फिर भी दुनिया के देश और निजी कंपनियां जो COP का हिस्सा है अपने संकीर्ण स्वार्थों से परे देखने में समर्थ नहीं हैं। मेजबान UAE को ही लें, जहां COP के नेता जीवाश्म ईंधन को खत्म करने और तेल पर निर्भरता कम करने की रणनीतियों पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं UAE के नेता इस इवेंट का इस्तेमाल लंबी अवधि के तेल सौदे करने के लिए कर रहे हैं। वास्तव में पाखंड इतना है कि COP के अध्यक्ष सुल्तान अल जबर ने दावा कर दिया, जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का विचार विज्ञान सम्मत नहीं है। हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विभिन्न मुद्दों पर विभाजित है। यूक्रेन और गाजा में युद्ध, अमेरिका चीन संघर्ष और वैश्विक व्यापार विवाद। जलवायु परिवर्तन ऐसा विषय है जो इस प्रवृत्ति को बदल सकता है। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जलवायु परिवर्तन को लेकर नेतृत्व का अभाव दिखता है। यह अभाव भारत के लिए बड़ा अवसर लेकर आता है, लेकिन केवल बातचीत और दिखावे के बजाय हमें अपना उदाहरण पेश करके आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े विकासशील देशों में से एक के रूप में भारत के लिए जलवायु परिवर्तन से लड़ना जटिल है। इसके लिए नई दिल्ली को कठिन और साहसिक निर्णय लेना होंगे, लेकिन यही बात इसे दूसरों से अलग कर सकती है। उदाहरण के लिए पिछले एक दशक में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमताओं, पवन और सौर ऊर्जा से में तेज़ी से वृद्धि हुई है। इसके बावजूद आज भी भारत की 70% ऊर्जा ज़रूरतें कोयले से ही पूरी होती हैं। सबसे प्रदूषणकारी ईंधनों में से एक के रूप में कोयला जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने वाले उत्सर्जनों में खासा योगदान देता है। यूं
कोयला जलाने का भारत का आग्रह अनुचित नहीं है। यह ऊर्जा का विश्वसनीय स्रोत है और देश की आर्थिक वृद्धि और गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए ज़रूरी है। लेकिन कोयले पर यह निर्भरता रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को धीमा भी कर रही है, जो अभी भी तकनीकी रूप से अविकसित और महंगी है। कोयला दिग्गज और उद्योगपति कोयला क्षेत्र को मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी भारत के लिए नेतृत्व का एक बड़ा अवसर है। देश के भूगोल को देखते हुए उसमें सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का तेज़ी से विकास हो और इसके लिए संसाधनों को चैनलाइज किया जाए। भारत में ऊर्जा के उपयोग की समस्या यह है कि जलवायु परिवर्तन लगातार मौसम की स्थिति को और गंभीर बना रहा है। गर्मी के मौसम की स्थिति में लोग एसी का अधिक उपयोग करते हैं, जिससे बिजली की खपत अधिक होती है। परिणाम स्वरूप और कोयला जलाना पड़ता है, जो ग्रीन हाउस गैसों में योगदान देता है। इस दुष्चक्र को तोड़ना होगा। भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ या विकसित दुनिया के लीडर के रूप में स्थापित किया ही है। अब उसे अपना उदाहरण सामने रखकर दुनिया को यह भी दिखाना होगा कि विकास लक्ष्यों को पूरा करना पर्यावरण की कीमत पर जरूरी नहीं है। पैरा हिंदी पट्टी के एक राज्य बिहार में प्रति व्यक्ति आय केरल के मुकाबले बेहद कम है। इस राज्य में कल कारखाने केरल के मुकाबले कम हैं, जबकि आबादी 1.5 गुनी से ज़्यादा। सजा की दर जहां इस गरीब राज्य में मात्र 11% है, वहीं केरल में 89% यानी आम जनता का कानून व्यवस्था में भरोसा इसलिए कम है कि सही अपराधी पकड़े नहीं जाते या लचर और भ्रष्ट सिस्टम के सहारे छूट जाते हैं। सरकारों की प्राथमिकता फैक्ट्री लगाकर उन्हें काम देने की होनी चाहिए, लेकिन रोजगार देने की जगह राज्य मजदूर पैदा करने की फैक्ट्री बन गया और ये असहाय युवा 2 जून की रोटी के लिए अन्य संपन्न राज्यों में पलायन करने लगे। आरबीआई की ताज़ा हैंडबुक के अनुसार दक्षिण भारतीय राज्यों में मज़दूरों को 850 रुपये प्रति दिन मजदूरी मिलती है। वहीं हिंदी पट्टी के इस राज्य में इसकी 1/3। जाहिर है, एक गरीब युवा रोजी रोटी के लिए अपना राज्य छोड़कर 3 गुना कमाने संपन्न राज्यों में जाता है। देश में सबसे ज़्यादा आबादी घनत्व वाले इस गरीब राज्य में आज भी आबादी वृद्धि दर सर्वाधिक है।
स्टॉप।